Hello students, today we are going to study the phylum Annelida। और इससे पहले आप लोगों ने क्रम से अलग अलग फाइलम्स पढ़े थे। सो टुडे आवर फोकस विल बी ऑन द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम Annelida, जो आपको थ्योरी में स्टडी करना है, जनरल कैरेक्टर्स। और फिर इसके अलावा जो इससे रिलेटेड अपना लैब वर्क है, लैब में जो स्पेसिमेंट्स हैं और रिलेटेड स्लाइड्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो द एनेलिड्स, जैसा आप इनमें तीन फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, वन इज अर्थवर्म, द सेकेंड वन इज नेरीज, थर्ड इज ऑल्सो अ स्पीशीज ऑफ नेरीज। दे आर वेरी ब्यूटिफुल एनिमल्स। इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। लेमार्क नाम के जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, ही गेव द टर्म एनेलिडा। एनेलिडा शब्द का अर्थ क्या है? एनेल या एनुलाई, रिंग लाइक। अगर आप इनकी संरचना को बाहर से भी अगर देखें, जैसा मैंने दोनों जो फोटोग्राफ्स लगाए हैं, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर वलयाकार छल्ले हैं पूरे शरीर पर। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देयर आर रिंग्स। या यहाँ भी आप नोट करें, नेरीज में ये पहला वाला केंचुआ था, दिस वन इज अर्थवर्म एंड दिस इज नेरीज। तो आपको शरीर पर क्या दिखाई दे रहा है? वलयाकार छल्ले दिखाई दे रहे हैं, रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो एनेलिडा शब्द जो है वो एनुलाई लाइक रिंग्स बियरिंग वर्म्स, इनको हम कह रहे हैं। इस तरह से इनका नाम जो है लेमार्क ने दिया, एनेलिडा। बहुत ही विशिष्ट जीव हैं ये, हाईली ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो जंतु जगत में, एनिमल किंगडम में पहली बार आपने देखे या आप स्टडी करेंगे। तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स एंड कंसिडर्ड एज टिपिकल इन्वर्टिब्रेट। टिपिकल इन्वर्टिब्रेट का मतलब एक ऐसे अकशेरुकी जीव हैं जिनमें कुछ लक्षण इनके पहले वाले संघों के समान भी दिखाई देंगे, कुछ आने वाले संघ के समान भी दिखाई देंगे। यानी यदि हम एनेलिडा की स्टडी कर लेते हैं तो हमें लगभग इन्वर्टिब्रेट की शरीर योजना, द बॉडी प्लान्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स, उनकी लगभग हमें एक जानकारी मिल जाती है। इसलिए इसको एक प्रारूपिक अकशेरुकी जीव, टिपिकल इन्वर्टिब्रेट्स कहा गया। और उद्विकासीय रूप से ये बड़े इंपॉर्टेंट है। दे आर सिग्निफिकेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इवोल्यूशन। वाई? बिकॉज फर्स्ट टाइम दे डेवलप्ड ट्रू सिलोम। सबसे पहले वास्तविक देह गुहा इनके अंदर आई। दूसरा, विखंडी भवन, सेगमेंटेशन या मेटामरिज्म इनके अंदर देखने को मिला। तीसरा, बंद परिसंचरण तंत्र, द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो इवॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एनिमल किंगडम, इन एनेलिडा। तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी विकसित माने जा सकते हैं। और जैसा इसके सामान्य लक्षण में हम कह रहे हैं कि एनेलिडा जो हैं वो सभी प्रकार के आवासों में देखे गए हैं। स्थलीय हैं, जैसे आप जानते हैं केचुए हैं, या पानी और उसके बाहर परजीवी, बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। समुद्री आवास में बहुतायत में पाए जाते हैं, जो पॉलीकीट्स हैं। और इसके अलावा इनका जो शरीर है वह क्रमी समान होता है। आप अपने दिमाग में जो है एक केंचुए का चित्र बना के रखें, क्योंकि आपने अपने पहली कक्षाओं में उसको स्टडी किया, तो अंदाज़ होता जाएगा कि भाई हम किस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं। हालांकि जैसे ये है, एम्फिट्राइट है जीव, ये आपको थोड़ा मुड़ा हुआ सा या इस तरह से दिखाई दे रहा है, तैरते हुए का चित्र है समुद्र के अंदर, लेकिन वास्तव में ये भी सीधा और बेलनाकार ही है। कई सदस्य या तो मिट्टी में गुहा बनाते हैं, बिल बनाते हैं, बिलकारी स्वभाव है इनका। द हैबिट इज ट्यूबिकुलस या बरोइंग। और नीचे के जो दो चित्र देख रहे हैं आप, ये कीटोप्टेरस नाम का एनेलिड है, जो समुद्री किनारों पर रेत में बिल बना रहा है। और इसी प्रकार की स्थिति एक अन्य जीव एरेनिकोला की है। यह भी रेत में बिल बनाकर रहता है और समय समय पर बाहर आता है आवश्यकता के अनुसार। तो हमने कहा कि मेनी एनेलिड्स आर बरोइंग और ट्यूबिकुलस। यह चित्र वापस मैं दिखा रहा हूँ, इससे पहले भी अपन ने जितने फाइलम स्टडी किए हैं प्रोटोजोआ को छोड़कर, उन सब के अंदर अपन ने बात करी। देखिए, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो वर्गीकरण के हमने कुछ आधार लिए। अब यहाँ पर आप समझें
यहाँ पर हमारा प्रोटोजोआ रहा होगा। जैसे वर्तमान में 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से हम उसे किस में रखते हैं, प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है, जो एक कोशिकीय जीव हैं। उनसे, एक कोशिकीय जीवों से फिर हमारा विकास हुआ बहुकोशिकीय संरचना की तरफ, मल्टी सेलुलरिटी डेवलप्ड। फिर ढीला ढाला एक संगठन बना जिसे हमने कहा था पैराजोआ, जिसका फाइलम है पॉरीफेरा। So there is a loose association of cells. The cell aggregate body plan exists. There's no tissue, there's no nerve cell, there's no specific division of labor. तो ये पैराजोआ शाखा हुई। और फिर अब हमारे ऊतक वगैरह बनने चालू हुए, टिश्यूज बनने की शुरुआत हुई, और हम इसे कहते हैं यू मेटाजोआ। अब यू मेटाजोआ को फिर आप किस में बांटते हैं, सममिति के हिसाब से दो ग्रुप्स में बांटा। अरीय सममित, द रेडियली सिमेट्रिकल, जिसके अंदर हम चले जाते हैं सिलेंट्रेटा के पास। सिलेंट्रेटा, आगे माइनर फाइला एक होता है टीनोफोरा, वहाँ पर आप अरीय सममित जीव देखते हैं, जो पूर्णतया संघ जो है वो इस प्रकार का होगा। और दूसरी शाखा जो है वो द्विपार्श्व सममित की तरफ जाती है। द्विपार्श्व सममित यानी बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरली सिमेट्रिकल हमारे पास आ जाएंगे। फिर तीसरा जो आधार लिया हमने, वह लिया इसकी बॉडी कैविटी का। तो जो हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ है, या इससे पहले के ये सभी अपन ले सकते हैं, ये सब एसिलोमेट है, अगुहीय है, इनमें कोई वास्तविक सिलोम नहीं पाई जाती। फिर प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद हमारे पास आते हैं एस्केहेल्मिन्थ या निमेटोडा, निमेटाहेल्मिन्थ्स, जिनके अंदर कूट देह गुहा उपस्थित है, दे पॉजेस सूडोसिलोम। और फिर हम एनेलिडा से स्टार्ट करते हैं ट्रू सिलोम, यानी वास्तविक देह गुहा वाले जीव जो हैं, जो आगे आप पढ़ेंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, फिर कॉर्डेटा। अब सभी संघों के अंदर जो है वास्तविक देह गुहा आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने जो स्टडी किया, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर से सेल एग्रीगेशन, टिश्यूज, फिर सिमेट्री, रेडियल एंड बायलेटरल, और फिर उसके बाद सिलोम वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। तो आप क्रमिक रूप से क्या देख रहे हैं कि एनेलिडा के अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बन गया, अंग तंत्र की जो व्यवस्था है वो देखी जाएगी, द्विपार्श्व सममित हैं, त्रिजन स्तरीय हैं। त्रिजन स्तरीय हमने प्लेटीहेल्मिन्थ से ही स्टार्ट कर दिया था, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म इसमें उपस्थित होंगे। तो इन जीवों में यानी एनेलिड्स के अंदर अब सिलोम का निर्माण हो गया। सिलोम क्या होती है? सिलोम देह गुहा, इट इज अ बॉडी कैविटी जो अनिवार्य रूप से बाहर की तरफ मीजोडर्म, एक मिनट, तो बाहर की तरफ ये मीजोडर्म है, एक अंदर की तरफ ये मीजोडर्म है, पीले के चारों तरफ। तो बाहर मीजोडर्म और अंदर की तरफ मीजोडर्म, और बीच की ये जो गुहा है जिसे हम वाइट कलर में शो कर रहे हैं, वह हमारी सिलोम है। तो हमने कहा वास्तविक देह गुहा या ट्रू सिलोम की डेफिनेशन ये है कि यह दोनों तरफ से मीजोडर्म द्वारा अस्तरित होती है। द ट्रू बॉडी सिलोम और बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म फ्रॉम बोथ इट्स साइड्स। बाहर की जो सतह होगी उसको हम कहेंगे, जो बाहर की तरफ है उसको हम कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम, और अंदर की तरफ जो होगी, जो अधिकतर जीवों में आहार नाल को घेरती है, उसे विसरल पेरिटोनियम कहा जाता है। एक और चीज़ जो सिलोम है यहाँ पर, वास्तविक देह गुहा है यूसिलोमेट जैसे हमने कहा, उसका निर्माण कैसे हो रहा है। यदि इसका निर्माण मीजोडर्म की परत के फटने से होता है तो उसे हम कहते हैं शाइजोसील, विदीर्ण गुहा। और यदि जैसे हमारे केस में इकाइनोडर्मेटा से जब हम आगे चलते हैं तो आंत्र के ऊपर कुछ मीजोडर्म के पाउचेस बनते हैं जिनसे आगे चलकर सिलोम का निर्माण होता है, तो फिर उसे हम एंटरोसील कहेंगे। तो एनेलिडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर,
मोलस्का के अंदर हमें जो वास्तविक सिलोम मिलेगी वो किस प्रकार की होगी? शाइजोसील। शाइजोसील यानी यह कैसे बनी है? मीजोडर्म परत के फटने से। तो इवोल्यूशन में हमने अभी बात करी, 3 प्रकार की स्थितियां हैं, एसिलोमेट, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। फिर सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट यानी कूट देह गुहा वाले जीव, प्लेटी एस्केहेल्मिन्थ या निमेटोडा। और फिर वास्तविक देह गुहा आ गई जिसको हमने कहा यूसिलोमेट। यूसिलोमेट के अंदर हम किन्हें रख रहे हैं? हम रख रहे हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तथा कॉर्डेटा। फिर निर्माण के आधार पर इनको फिर हम बांट देते हैं, शाइजोसील है या एंटरोसील है। देखिए इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर ये जो लाल पट्टी देख रहे हैं, इस लाल पट्टी के बीच में एक गैप आ गया। इसका मतलब ये जो लाल पट्टी है वो मीजोडर्म है, जो विपाटित हो रही है, जो फट रही है, जिसका स्प्लिटिंग हो रही है, एंड द स्प्लिट रिजल्ट्स इनटू अ कैविटी। इस विपाटन की वजह से एक बीच में गुहा बन गई जिसको हम शाइजोसील कह रहे हैं। साथ ही साथ पिछले उसमें भी मैंने एस्केहेल्मिन्थ में आपको एक चीज कही थी कि गैस्ट्रूला प्रावस्था में कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ मुड़ना चालू होती है, तो यहां पर एक छिद्र बनता है। तो गैस्ट्रूला प्रावस्था में एक छिद्र बनता है जिसका नाम होता है ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर भविष्य में क्या बना रहा है, वो वर्गीकरण का एक आधार है। तो यदि इससे मुख बनता है तो उस जंतु समूह को हम प्रोटोस्टोमिया, आदिमुखीय जीव कहते हैं। प्रोटो यानी फर्स्ट, मुख, स्टोमा, तो प्रोटोस्टोमिया, जिसके अंदर हम शामिल करते हैं चाहे प्लेटीहेल्मिन्थ हो, एस्केहेल्मिन्थ है, एनेलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं और मोलस्क। और ड्यूटेरोस्टोमिया दूसरा मुख बनेगा, यानी पहला जो छिद्र है यानी ब्लास्टोपोर जो है यह ब्लास्टोपोर गुदा का निर्माण करेगा और मुख फिर अन्यत्र से बनेगा, जो आप स्टडी करते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंदर और कॉर्डेटा के अंदर। तो एनेलिड किस प्रकार के जीव हुए? यूसिलोमेट है जिनमें शाइजोसिलोम पाई जाती है तथा यह प्रोटोस्टोमिया है। तो ये वर्गीकरण के बिंदु हो गए जो हमने शुरू से अभी तक बात करी। इनमें अन्य लक्षण सिलोम के अलावा दूसरा लक्षण है विखंडी भवन, मेटामरिज्म। और मेटामरिज्म आप बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं यहाँ पर, न केवल बाह्य तरीके से बाहरी तौर पर यह विखंडित होते हैं बल्कि भीतर भी विखंडन पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर ये पट देख रहे हैं, देर आर द सेप्टाज दैट, ये हमने केचुए को डिसेक्ट किया है, तो आप उसमें नोट कर रहे हैं कि यहाँ अंदर भी विपाटन है। सो द एनेलिड शोज एक्सटर्नल as well as internal segmentation, partitions, और इस चीज को हमने नाम दिया विखंडी भवन या मेटामरिज्म, जो इनके गमन में सहायक होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। एनेलिडा फाइलम के अंदर जो जंतु हैं वो बाह्य तथा आंतरिक दोनों विखंडी भवन दर्शाते हैं। शरीर योजना, वापस ट्यूब इन अ ट्यूब प्लान, जो प्लेटीहेल्मिन्थ से स्टार्ट हुई थी। ट्यूब इन अ ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब ये हुआ नली में नली समान योजना है, जैसे आप इस सेकंड चित्र में देख रहे हैं। यहाँ एक मुख होगा, यहाँ गुदा होगी, तो आहार नाल एक नली बना रही है और देह भित्ति एक दूसरी नली बना रही है। ठीक है, इस प्रकार से। आपने इससे पहले प्लेटीहेल्मिन्थ्स पढ़ा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अलावा सिलेंट्रेट्स पढ़ा, उसमें अंधनाल योजना थी, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था। और एस्केहेल्मिन्थ से आगे सभी जीवों के अंदर ट्यूब इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, जैसे आप ये एनेलिडा का चित्र देख रहे हैं, यह देह भित्ति हुई और ये आहार नाल हुई, बीच में नीले रंग में जो है सिलोम उपस्थित है। तो ट्यूब इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। अब इसकी बाह्य त्वचा पर आए तो जो त्वचा है उसमें एक पतला क्यूटिकल मिलेगा, थोड़ा सा नम होता है क्योंकि इसके अंदर त्वक श्वसन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाता है। ये जो मैंने पहला चित्र लगाया है यह केंचुआ, अर्थवर्म की त्वचा का है, और यह दूसरा चित्र जो है वो जोंक का है, लीच का है। तो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर ये क्यूटिकल है, पतला, नम, लचीला। फिर उसके बाद एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं जिसमें बहुत सारी ग्रंथि कोशिकाएं होगी ताकि त्वचा को नम रखा जा सके, लसलसा रखा जा सके, क्योंकि ये त्वचा से श्वसन करता है और बिल बनाने में, रेंगने में भी इसको सहायता मिल जाती है। दूसरा प्रमुख लक्षण आप देख रहे हैं यहाँ पेशीय संरचना।
तो जो पेशियां आपको दिख रही है यह जो है वर्तुल पेशी, दीज आर द सर्कुलर मसल्स, और फिर यह जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये। तो बहुत ही मोटा पेशी स्तर, यहाँ पर आप देखें ये पूरा मसल लेयर है। जैसा कि मसल लेयर हमें कॉर्डेट के अंदर मिलता है वैसा ही एनेलिड के अंदर है, जो इसके गमन और उसके अंदर जो तेजी है, स्फूर्ति है, स्विफ्टनेस है, उसके लिए आवश्यक होता है। इस कारण से हम इसे कहते हैं डर्मोमस्कुलर सिस्टम। तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, एक बाहर की तरफ क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कई संवेदी तथा ग्रंथिल कोशिकाएं हैं। एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एंड ग्लैंडुलर सेल्स। देन देयर इज अ वेरी थिक लेयर ऑफ मसल्स, द आउटर इज सर्कुलर एंड द इनर इज लॉन्गिट्यूडनल। और इन दो तरह की पेशियों की व्यवस्था के कारण यह बहुत गतिशील होते हैं। अब आप याद करें एस के हेलमिंथ में, तो एस के हेलमिंथ में आपने क्या देखा था? अनुदैर्ध्य पेशी तो थी, वर्तुल पेशी नहीं थी। देयर वाज नो सर्कुलर मसल, ओनली लॉन्गिट्यूडनल वर प्रेजेंट, सो दे वर नॉट एबल टू मूव दैट स्विफ्टली। केवल रिगलिंग मूवमेंट करते थे, एक क्रमी समान विसर्पी गति करते थे, किंतु तीव्र गति नहीं हो पाती थी। पेशीय क्रिया के लिए एंटागोनिस्टिक जो है मसल्स की आवश्यकता रहती है। त्वचा से श्वसन होगा। त्वचा से श्वसन जिसे हमने त्वक श्वसन या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा है। देखिए एक सरल चित्र के ज़रिए हमने इसको जो है समझाया है। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये पीले रंग में हमारे पास एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के नीचे ये रक्तवाहिनियाँ हैं। तो ब्लू जो है नीले रंग में वह CO2 युक्त रक्त लेकर आ रही है। यहाँ पर CO2 बाहर छोड़ा जा रहा है, ऑक्सीजन लिया जा रहा है, और ऑक्सीजन युक्त लाल रक्त केशिकाएँ जो हैं कैपिलरीज, दे आर रिटर्निंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। अच्छा, कई जीवों के अंदर पतली त्वचा के साथ साथ पैरापोडिया, पार्श्वपाद भी होते हैं, जो आपको निरीज में बहुत विशिष्टतया से पढ़ने हैं। तो जो ये पहला चित्र आप देख रहे हैं निरीज का है, और निरीज के ये जो साइड में लगे हुए हैं ये पैरापोडियाज हैं, पार्श्वपाद। इनकी त्वचा भी बड़ी पतली होती है, रक्त केशिकाओं से भरपूर होती है। तो यहाँ से भी यह गमन के साथ साथ श्वसन में भी सहायक होगी। कई एनेलिड के अंदर गिल्स पाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये गिल्स हैं, और बहुत खूबसूरत संरचनाएं इनके गिल्स की बनती हैं। देखिए इस प्रकार से ये फेदर डस्टर वर्म्स हैं, फैन वर्म्स हैं। कई बार हमें लगेगा कि या तो ये पौधे हैं या प्रवाल है, जबकि ये एनेलिड जीव हैं। तो और नीचे आप जो हैं ये एरेनिकोला देख रहे हैं, जिसमें से ये छोटे छोटे जो निकल रहे हैं यह भी बाह्य गिल्स हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया त्वचा के द्वारा, त्वचा के अलावा पैरापोडिया कुछ में बाह्य गिल्स भी होते हैं जिनसे कि यह श्वसन करेगा। गमन के लिए इसमें शूक पाए जाते हैं। शूक यानी सीटी। सीटी जो है वह काइटिन से बने हुए इस प्रकार के उभार हैं जो पूरे शरीर पर पाए जा सकते हैं, और यह एंकरिंग में और प्रोपल्शन में मदद करते हैं, यानी किसी तरह से ये रोक कर अपने शरीर को आगे की तरफ धकेलते हैं। इसको गतिशील बनाए रखने के लिए प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर पेशियां उपस्थित होती हैं। इनकी सहायता से यह गमन करेगा। गमन शूक के अलावा चूषक की सहायता से भी हो सकते हैं। सीटी की उपस्थिति के आधार पर ही हमने एनेलिडा को 3 वर्गों में बांटा है। वी हैव क्लासिफाइड phylum Annelida in 3 classes on the basis of how much CT do they have. In case of this Polychaeta, there are large number of CT. Oligochaeta, oligo stands for few, थोड़े से शूक हैं जो आप केचुए में पढ़ते हैं। और ये जो है ये जोंक का चित्र है जिसमें सीटी नहीं होते, ये अपने चूषक की सहायता से स्टडी कर आगे की तरफ गमन करता है। तो ये निरीज यानी पॉलीकेटा का सदस्य है, जिसकी स्लाइड भी आपको ये बनानी भी है और स्टडी भी करनी है। तो इसके अंदर जो आप ये साइड में देख रहे हैं यह पैरापोडिया है। इसी एक पैरापोडिया को लेकर आप स्लाइड बनाएंगे, ये माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह से दिखाई देंगे, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये काइटिन से बने हुए सीटी हैं। ये देखिए पहला चित्र निरीज का है, दूसरा यूडेनस का है जो पुनः एक पॉलीकीट एनेलिड है।
अच्छा, इसमें युग्मित उपांग होंगे। युग्मित उपांग पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब जैसे ये और ये एक पेयर हो गया। अपेंडेज का मतलब मुख्य शरीर से निकले हुए भाग, उसे हम अपेंडेज कहते हैं, राइट। तो अपेंडेजेस हैं, युग्मित हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, लेकिन कभी भी संधि युक्त नहीं होंगे। दे विल नेवर बी जॉइंटेड। जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा की विशेषता होते हैं। आहार नाल पूर्ण है, जैसा अभी अपन ने कहा ही था कि भाई नली में नली योजना है, ट्यूब इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, तो इसलिए मुख तथा गुदा उपस्थित होगी जो सभी एनेलिड्स के अंदर पाई जाएगी। और एक विशेषता सभी एनेलिड्स के आहार नाल में देखने को मिलती है, जैसा आप देख रहे हैं केचुए में भी आपने अध्ययन किया है, ये इसकी आहार नाल है। और आहार नाल से आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक वलन के रूप में एक अंतर्वलन, इनवेजिनेशन, इन फोल्ड प्रेजेंट है। तो यह जो अंतर्वलन है इसे कहते हैं टिफ्लोसोल। एक प्रकार से यह हमारे आंत्र में मिलने वाले विलाई के समान है, रसांकुर के समान है। और विलाई का कार्य क्या होता है, रसांकुर जो है वह अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाता है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर भी है। यह एनेलिडा की आंत्र में मिलेंगे टिफ्लोसोल्स जो कि अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र बहुत विशिष्ट है, जैसा पहले ही कहा, पहली बार जंतु जगत में बंद परिसंचरण तंत्र। Annelids are the worms who developed closed circulatory system in the animal kingdom for the first time. साथ ही साथ इसमें आप देख रहे हैं ट्यूबुलर हार्ट्स, नली का समान हृदय है, जो यहाँ पर ये लंब्रिकस का चित्र है। हालांकि लंब्रिकस नाम के केचुए में 5 जोड़ी हृदय होते हैं जो डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल, अधर रक्त वाहिका तथा पृष्ठ रक्त वाहिका को जोड़ते हैं। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होगा, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना है आरबीसी नहीं होंगे। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पर होगा, प्लाज्मा में होगा। अब आप ये चीज़ ध्यान रख सकें, ध्यान रखनी है आपको कि हमारे में हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है। तो यदि हमारे रक्त में से हम आरबीसी हटा दें तो हमारे रक्त में प्लाज्मा बचता है जो हल्के पीले रंग का होता है। इनके रक्त में आरबीसी नहीं है और प्लाज्मा में ही हीमोग्लोबिन घुला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इनके प्लाज्मा का रंग कैसा होगा, लाल होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो श्वसन वर्णक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो रेड कलर का होता है। कुछ एनेलिड के अंदर इराइथ्रोक्रुओनिन नामक वर्णक भी मिलता है जो हल्का हरा होता है। ये देखिए, इस प्रकार से ये लंब्रिकस का परिसंचरण तंत्र है, जिसमें आप ये ट्यूबुलर हार्ट्स देख रहे हैं। यहाँ पर 5 जोड़ी हृदय है, ऊपर की तरफ जो है डॉर्सल ब्लड वेसल, पृष्ठ रक्त वाहिका, नीचे की तरफ अधर, और इसका ये सर्किट कंप्लीट करने वाली विभिन्न डॉर्सो इंटेस्टाइनल या वेंट्रो इंटेस्टाइनल और नीचे की तरफ जो है अन्य रक्त वाहिकाएँ होंगी। ये हमारे देश में मिलने वाला केचुआ पेरेटिमा पोस्थुमा का रक्त परिसंचरण तंत्र हुआ। कंप्लीट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर। उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। तो जो नेफ्रीडिया हैं वो कई प्रकार के होते हैं। स्थान के आधार पर, संरचना के आधार पर आप थ्योरी क्लास में इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। और जो नेफ्रीडिया होंगे, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर नेफ्रीडियोपोर्स हैं। यह जो है नेफ्रोस्टोम है। नेफ्रोस्टोम सिलोमिक द्रव में से गंदगी को छानता है, अंदर की तरफ भेजता है। रक्त वाहिकाओं में से गंदगी को छानी जाती है और इन सबको फिर पुनर्अवशोषित जो काम की चीज़ें उनका अवशोषण करके यहाँ नेफ्रीडियोपोर से बाहर निकाला जाएगा। तो त्वचा द्वारा ही उत्सर्जन किया जाता है अगर अध्यावर्णी नेफ्रीडिया हैं, इंटेगुमेंटल नेफ्रीडिया हैं, अध्यावर्णी वृक्कक है। कुछ अन्य प्रकार के भी होते हैं जो अपनी उत्सर्जित पदार्थों को आहार नाल में छोड़ते हैं, जैसे पेप्टोनेफ्रीडिया हैं या एंटरोनेफ्रीडिया हैं या सेप्टल नेफ्रीडिया हैं, वो इंटेस्टाइन के अंदर भी मुक्त कर सकते हैं। और जो इनका उत्सर्जित पदार्थ होता है या तो अमोनिया होगा या यूरिया होगा, इस प्रकार का इनका मिश्रण है, क्योंकि इनका आवास जो है उस पर निर्भर करता है। तंत्रिका तंत्र पुनः अच्छी तरह विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा।
आप ब्रेन रिंग और वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यहाँ ब्रेन रिंग जो है वो ग्रसनी के चारों तरफ है। जब आप डिसेक्शन करेंगे तो इस प्रकार की रिंग आपको स्लाइड में निकालनी है। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं यह वेंट्रल नर्व कॉर्ड अधर तंत्रिका रज्जू है, जिसमें प्रत्येक खंड के अंदर एक सेगमेंटल गैंग्लियन, ये सेगमेंटल गैंग्लियन है जो तीसरे चौथे खंड से चालू हो जाते हैं और पीछे अंत के खंड तक उपस्थित रहते हैं। इनसे जो तंत्रिकाएं निकल रही हैं संवेदी सूचनाएं ग्रहण करने, पेशियों को आदेश देने आदि कार्य करेगी। ये देखिए डिसेक्शन के दौरान हमने दोनों चीज़ों को यहाँ प्रदर्शित किया है। यहाँ पर आप ब्रेन रिंग या नर्व रिंग देख रहे हैं जो फेरिंग्स के चारों तरफ होती है। आहार नाल को आप उठा लें तो उसके नीचे की तरफ आपको जो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है, ये यहाँ स्पष्ट रूप से ये देखिए ये वाइट कलर में। यहाँ और अपन आहार नाल को इस तरफ से हटाएंगे तो ये पूरी नीचे की तरफ यहाँ से गुजरती हुई दिखाई देगी, जो आपको लैब में पढ़ना भी है। ये डिटेल जो थोड़ा सा जूम करके फ़ोटो लगाया है मैंने यहाँ पर ब्रेन रिंग का तथा अधर तंत्रिका रज्जू या वेंट्रल नर्व कॉर्ड का। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था है। वेंट्रल जो नर्व कॉर्ड है इसके अंदर आप देखें कुछ विशिष्ट न्यूरॉन्स होते हैं जो पूरे लंबाई में फैले रहते हैं, जो इसके रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करते हैं, पेशियों को कंट्रोल करते हैं। और इनमें नर्व इम्पल्स कंडक्शन, तंत्री संचरण की दर बहुत तेज़ होती है। आपने कभी केंचुए को देखा होगा, उसे आप एक तरफ से टच करेंगे तो तुरंत अपनी हरकत चालू कर देता है, वह इन्हीं वेंट्रल नर्व कॉर्ड के न्यूरॉन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। कई प्रकार के संवेदांग इसमें पाए जाते हैं। चूँकि अब विकसित जीव है, हमने कहा टिपिकल इन्वर्टिब्रेट है और बहुत सारे लक्षण हैं, तो कई पॉलीकीटा में नेत्र बन गए। नेत्र प्रकाश से संबंधित है और प्रतिबिंब भी बनाते हैं, तभी ये बहुत अच्छी तरह शिकार कर सकता है। पैल्प्स स्पर्श संवेदी होते हैं, विशेष रूप से भोजन से संबंधित जो भाग हैं उनको स्पर्श एवं गंध दोनों के संवेदांग, दोनों सेंसरी स्ट्रक्चर इसके ऊपर होंगे। एंटीना मुख्य रूप से स्पर्श से संबंधित है यहाँ पर। इसके अलावा स्टैटोसिस्ट संतुलन पुटी, तैरते समय संतुलन बनाए रखना। न्यूकल ऑर्गन्स जो आप इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाले चित्र में देख रहे हैं, ये न्यूकल ऑर्गन जो है यह पुनः रसायन संवेदी कीमोसेंसरी स्ट्रक्चर माना गया है। पार्श्वांग जो जलधारा आदि से संबंधित होते हैं। पाल्प्स और एंटीना मुख्य रूप से हेड पर होंगे, सिर वाले रीजन पर है। अगर इतना अच्छा विकसित सब संवेदी अंग मस्तिष्क और मुखांग मिल रहा है तो इसको हम हेड कहेंगे। और मस्तिष्क और सिर का विकास, शिरोभवन, सिफिलाइजेशन, जो आपने शुरुआती दौर में प्लेटी हेलमिन्थ में पढ़ा लेकिन ज़्यादा विकसित नहीं था। एसके हेलमिन्थ में अंतःपरजीवी प्रकृति के कारण पुनः लगभग कम था, लेकिन यहाँ पर जो भी पॉलीकीट समुद्रों आवास में मिलते हैं उनमें बहुत ही अच्छी तरह से विकसित सिर पाया जाता है। प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का है। अलैंगिक प्रजनन में मुकुलन, जिसे हम बडिंग कह रहे हैं, इवन फिशन, डिवाइड होकर ये नए ग्रुप्स, जैसे आप देख रहे हैं पहले चित्र के अंदर, यहाँ पर ये डिवीजन हो रहा है और डिवाइड होकर यह जो है प्रत्येक भाग से एक नया जीव विकसित कर लेंगे। लेकिन सामान्यतया इनमें लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। अधिकांश सदस्य इसमें हर्मेफ्रोडाइट, उभयलिंगी होते हैं, यानी नर व मादा जनन तंत्र एक ही जीव में उपस्थित है। लेकिन आनुवांशिक विभिन्नताओं को लाने के लिए, जेनेटिक वेरिएशंस को लाने के लिए इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पर निषेचन पाया जाता है। जैसे आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं, दो जोंक हैं, दोनों में ही नर और मादा जननांग उपस्थित हैं, उसके बावजूद यह पर निषेचन कर रहे हैं। और एक विशिष्ट चीज कई समुद्री पॉलीकीट एनेलिड्स में मिलती है, पॉलीकीटा के अंदर पाई जाती है कि जब इसकी अलैंगिक प्रावस्था होती है तो उसके अंदर यह विखंडी भवन कर सकता है या मुकुलन कर सकता है, और जैसे ही लैंगिक प्रावस्था का समय आता है तो युग्मकों से भरे हुए कुछ खंड बनाए जाते हैं इस प्रकार से, या यहाँ आप देख रहे हैं इनमें युग्मक होते हैं और यह भाग जो है वह कहलाता है एपिटोक। ऊपर का अलैंगिक भाग एटोक कहलाता है। एपिटोक को मुक्त कर दिया जाता है,
यह ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं और इनमें एक विशिष्टता ये देखी जाती है कि चूंकि ये युग्मकों से भरे हुए खंड हैं, तो सभी पॉलीकीट एक ही साथ युग्मक छोड़ें ताकि निषेचन की संभावनाएं बढ़ सके। इसके लिए इनमें एक चंद्रमा के पूर्णिमा या अमावस्या इस तरह की स्थिति के अनुरूप सभी जो हैं वह अपने युग्मकों को मुक्त करते हैं। तो देयर इज अ सिनक्रोनी इन स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब है नर तथा मादा जीव जो हैं वो एक साथ ही बाहर आते हैं और अपने युग्मकों को छोड़ते हैं ताकि निषेचन बढ़ सके, निषेचन की संभावनाएं बढ़ाई जा सके। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कई सदस्य, कई पॉलीकीट का शरीर दो हिस्सों में बढ़ जाता है लैंगिक प्रावस्था के समय। एटोक दैट इज द एसेक्सुअल वन एंड एपीटोक जिसमें लैंगिक संरचनाएं होंगी। जैसे आप ये निरीज देख रहे हैं, इस निरीज में चूंकि लैंगिक प्रावस्था है तो इसे हमने नाम दिया हेटेरोनिरीज। ये आपको स्टडी करना है अभी लैब में। अगर आप इसके पैरापोडिया देखें तो ये इसका एपिटोक पोर्शन है, यह एपिटोक। एपिटोक वाले भाग में लैंगिक जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर युग्मक भरे हुए रहेंगे, इनको फिर मुक्त कर दिया जाता है। निषेचन के बाद जो भ्रूण बनेगा जिसमें विदलन सर्पिल प्रकार का होगा। सर्पिल यानी कोशिकाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज रहेगी। लार्वा बनेगा, लार्वा का नाम ट्रोकोफोर लार्वा है और यह मुक्त रूप से तैरता रहता है, यानी इसका परिवर्धन जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, देयर इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट का मतलब नो लार्वा, लार्वा किस में नहीं बनेगा, अर्थवर्म्स और लीच में। और इनडायरेक्ट अधिकतर पॉलीकीट जैसे निरीज है उसके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाएगा। अब इसका सामान्य वर्गीकरण लें तो फाइलम एनेलिडा को हमने 3 वर्ग में बांटा है। अगर आप हायर में जाते हैं तो आर्की एनेलिडा और इस प्रकार के भी आते हैं। क्लास पॉलीकीटा, पॉलीकीटा नाम से समझ गए, पॉली यानी बहुत सारे, कीटा यानी सीटी, बहुत सारे शूक उपस्थित हैं। ओलिगोकीटा फ्यू सीटी, और क्लास हिरुडिनिया जिसमें देर आर नो सीटी, कोई शूक नहीं होंगे। जो पॉलीकीटा है इसमें क्लाइटेलम नाम की संरचना नहीं होती जहाँ से कोकून बनता है। देयर इज नो क्लाइटेलम इन पॉलीकीटा, लेकिन ओलिगोकीटा में होता है, परमानेंट होता है। और हिरुडिनिया के अंदर केवल प्रजनन काल के समय बनता है। पॉलीकीटा के अंदर चूषक नहीं पाए जाएंगे, ओलिगोकीटा में चूषक नहीं होंगे, किंतु हिरुडिनिया के अंदर अग्र एवं पश्च चूषक जो आपको डिटेल में स्टडी करने हैं वो भी उपस्थित रहते हैं। बाकी डिटेल्स आपको जो है थ्योरी क्लास में बताए जाने हैं। तो जो पहला समूह और बहुत ही सुंदर, बहुत ही विविध समूह है इसका पॉलीकीटा, बहुत सारे शूक वाले जो एनेलिड्स हैं उनको हमने पॉलीकीटा में रखा। इसमें आप स्टडी करेंगे नेरीज, जो आपको फाइल में चित्र बनाना है वो मैंने साइड में लगाया है। और ये हमारे लैब में जो स्पेसिमेन है जिसको आपको स्टडी करना है जब आप लैब में आएंगे। और ये लक्षण जो आपको इसको फाइल में लिखने हैं, समुद्री जीव है और प्रत्येक खंड के पार्श्व में पैरापोडिया पार्श्वपाद उपस्थित हैं जो इसकी विशिष्ट पहचान है। इसको हम काम वर्म, सैंड वर्म, रैग वर्म इस प्रकार के नाम देते हैं। अन्य लक्षण भी आप ध्यान रखें जो इसके अंदर है। समुद्री पॉलीकीट है, रात्रिचर है, मांसाहारी होता है, लगभग 40 सेंटीमीटर के करीब यह जीव रहेगा। तो ये सभी लक्षण आप अपने फाइल में लिखें। और जो चित्र हैं वो मैंने, जैसे ये फाइल के चित्र हैं जो आपके पूर्व सहपाठियों के ही हैं, तो आपके एक मार्ग निर्देशक के रूप में जो है ये फाइल काम करेगी। और इसमें विशेष ध्यान रखना है, एक तरफ ड्राइंग आएगी एक ही स्पेसिमेन की, दूसरी तरफ उसके कमेंट्स होंगे। एक कोने में आपको जो है एक ब्रीफ में वर्गीकरण लिखना है चौकोर बॉक्स में, जैसा मैंने पहले हर उसके अंदर बताया है आपको वर्गीकरण आएगा। बाउंड्रीज ज़रूर बनानी है, डेट ज़रूर लिखें आप यहाँ पर, ठीक है। तो इनको आप इस प्रकार से, ये निरीज के हो गए। अगला है हेट्रोनिरीज। निरीज और हेट्रोनिरीज में क्या अंतर हुआ? निरीज जो आपने पढ़ा, निरीज वॉज बेसिकली एसेक्सुअल फॉर्म, पूरा शरीर जो है अलैंगिक प्रकार का है। हेट्रोनेरीज जो है वह लैंगिक प्रावस्था वाला है। यदि हम इस चित्र को थोड़ा ढंग से देखें तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मुड़े हुए पैरापोडिया दिख जाएंगे।
यह इसका एक प्रमुख पहचान है। निरीज तो आप पहचान जाएंगे आराम से कि भाई लंबा क्रमी है जिसके पार्श्वपाद लगे हुए हैं। ये बस सेकंड वाला जो है वो प्लास्टिक एम्बेडेड स्पेसिमेन है, लेकिन इसमें पार्श्वपाद थोड़े से बिगड़ गए हैं क्योंकि जब ये बनाया गया होगा तो उसके कारण ये चित्र आप हेट्रोनिरीज का अपने फाइल में बनाएंगे। और जो लक्षण है, कमेंट्स, डायग्राम, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका जो है कमेंट्स और डायग्राम्स को फाइल में करेंगे। तो मैंने ये दोनों चित्र एक साथ लगा दिए हैं जो अपने लैब में हैं, नेरीज और हेट्रोनेरीज। दोनों को जब आप जूम करके देखते हैं, यहाँ पर सारे पैरापोडिया आप देखें सीधे सीधे हैं, लेकिन जब आप इधर आते हैं इसमें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पैरापोडिया ये नीचे की तरफ मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यही एक इसकी बेसिक पहचान है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नेरीज दिखा रहे हैं या हेट्रोनेरीज। आपको यह एक आइडेंटिफाइंग डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ज़रूर पता होना चाहिए। फिर आपको एक स्लाइड स्टडी करनी है, स्लाइड बनानी भी है, जिसकी प्रक्रिया के बारे में हम आगे एक लेक्चर में बात करेंगे। और यह जो है स्लाइड के नीचे किस प्रकार से पैरापोडिया दिखाई देते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दें तो बिल्कुल ऐसी ही स्लाइड बनेगी जो काले रंग में है। यह इसके शूक हैं, दीज आर द सीटी, द बंडल्स ऑफ सीटी। और इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं, ये आपको फाइल में जो बनाना है, निरीज का पैरापोडिया है, ये इसके शूक से ही पहचान हो जाएगी। और दूसरा जो है ये हेट्रोनिरीज का है। अब कैसे पहचाना कि साहब ये निरीज का है और ये हेट्रोनिरीज का है? हेट्रोनिरीज, जैसा मैंने अभी कहा, इसकी लैंगिक प्रावस्था है जो ऊपरी सतह पर आकर बहुत मुक्त रूप से तैरता है। तैरने के लिए क्या चाहिए? चप्पू के समान संरचना होनी चाहिए, ओर लाइक स्ट्रक्चर शुड बी प्रेजेंट। तो सीटी का आकार बदल जाता है। आप यहाँ पर नोट करें, यहाँ बिल्कुल बारीक पतले शूक हैं जो इसके सामान्य गति के लिए कार्य करते हैं, लेकिन जैसे ही लैंगिक प्रावस्था में आता है इसके शूक, इसकी जो पालियाँ हैं, जो लोब्स हैं, उसमें चेंज आ जाएगा, और लाइक सीटी आ जाएंगे। तो ये दोनों चित्र मैंने आपके विभेदन के लिए, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें, वो दोनों लगाए हैं, तो यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई। हालांकि नॉर्मली हमारे पास जो स्पेसिमेंट्स हैं वो उसमें से जब आपको स्लाइड बनाने के लिए दी जाती है तो वह यही हैं, निरीज से संबंधित हैं, क्योंकि हेट्रोनिरीज का पाया जाना, उसे पकड़ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगला स्पेसिमेन जो हम स्टडी कर रहे हैं, एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट जैसे सी माउस, लव गॉड, बहुत ही सुंदर प्राणी होता है। भले ही आपको स्पेसिमेन में थोड़ा सा डल दिखाई दे रहा है, लेकिन यह बहुत ही चमकीला, बहुत ही कलरफुल, मयूरी सा, इसका मोरवर्णी अपन कह सकते हैं, इसकी आभा होती है। और जो फाइल में आपको जो चित्र बनाना है, ये इसके लक्षण जो आप लिखेंगे, नीचे मैंने जिसके चित्र लगाए हैं, ये कुछ प्रजातियां हैं। हालांकि बहुत तरह तरह की इसकी प्रजातियां होती हैं। यह समुद्री पॉलीकीट है, पुनः बहुत सारे शूक होते हैं और बहुत ही सुंदर यह जीव है, इसीलिए इसे लव गॉड या सी माउस कहा जाता है, क्योंकि जब आप इसे बाहर निकालते हैं तो कुछ कुछ यह इस तरह से चूहे समान दिखाई दे रहा है। ये चित्र और इसके लक्षण हुए जो आप फाइल में रेडी करेंगे। यहाँ पर आप देखें मैंने दोनों तरह से लिखा है। प्रेक्षण के आधार पर अपन ने पहचाना और फिर उसके बाद उसके कमेंट्स लिखे, या दूसरी स्थिति में मैंने जैसे कहा कि पहले हमने इसकी पहचान लिख ली, वर्गीकरण लिखा और फिर उसके लक्षण लिख लिए। किसी भी तरह से लिखें, दोनों ही चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट स्पेसिमेन, निरीज, हेट्रोनिरीज, एफ्रोडाइट के बाद यह चौथा स्पेसिमेन है हमारे पास, एरेनिकोला, जिसे लगवर्म, LUG, लगवर्म भी कहा जाता है। रेतीले भागों में है ये। इस प्रकार से हमारे लैब में हैं दोनों। फॉर्मेल्डिहाइड में, फॉर्मेलिन में हमने इसे संरक्षित करा हुआ है, प्लास्टिक एम्बेडेड भी है। तो एरेनिकोला जो वर्म है, यह भी समुद्री है, बिलकारी है। मैंने पहले ही दूसरे स्लाइड में आपको दिखाया था, बिल बनाकर समुद्री किनारों पर रहता है। इसके ऊपर सतह पर बाह्य गिल्स पाए जाते हैं और शरीर कठोर, लंबा, बेलनाकार, लगभग 15 सेंटीमीटर, लगभग छोटी स्केल जितना यह रहता है। और इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। तो भूरी और काले ये रंग अलग अलग प्रजातियों के कारण है
और जो आप चित्र में देख रहे हैं ये बिल बनाकर किस प्रकार से रहता है, उसकी कास्टिंग समुद्री रेत पर होती है, यानी इसकी जो विष्ठा ये बाहर निकालता है उससे अपन पहचान सकते हैं। और ये आपको जो फाइल के अंदर डायग्राम्स एंड कमेंट्स दोनों तरह से। नेक्स्ट जो अपना प्रादर्श है स्पेसिमेन है दैट इज़ हिरुडेनेरिया, जो इंडियन कैटल लीच, जो सामान्य भारतीय जोंक है, वो राजस्थान में तो नहीं पाई जाती, लेकिन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाग हैं या जो साउथ के भाग हैं वहाँ पर बहुत कॉमन है, और तालाब वगैरह के आसपास वाले एरिया में यह पाई जाती है। अधिकतर मवेशी जो भी पानी पीने जाते हैं उनके शरीर से चिपकती है, या खेतों में कई बार पानी भरा रहता है चावल वगैरह के, तो वहाँ पर भी ये उपस्थित होती है। ये दोनों स्पेसिमेन अपने लैब के ही हैं, प्लास्टिक एम्बेडेड एज वेल एज इन द फॉर्मेल्डिहाइड। और ये आपको जो फाइल में डायग्राम बनाना है, इसका लक्षणों के डिटेल्स आपको थ्योरी में भी पढ़ने हैं। जैसा मैंने कहा, जैतूनी हरा पत्ती समान संरचना है, 2 चूषक होंगे, इसके शरीर पर खंडों की संरचना निश्चित होती है, 33 सेगमेंट्स होते हैं जो फिर कई सब सेगमेंट्स में विभाजित होते हैं। 2 चूषक पाए जाते हैं, अग्र एवं पश्च चूषक। अग्र चूषक जो है वह भोजन ग्रहण करने के लिए होगा, जिसमें त्रिभुजाकार दंत पंक्तियाँ, ट्रायंगुलर माउथ होता है, और पश्च चूषक गमन में केवल सहायक होता है, जो लूपिंग मूवमेंट करता है, क्योंकि इनमें शूक या सीटी नहीं पाए जाते। ये आप फाइल के अंदर जो इसको बनाएंगे, जो कमेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला स्पेसिमेन जो आपको छठा पढ़ना है वो है पोंटोपडेला। पोंटोपडेला भी जोंक ही है, लेकिन यह जोंक समुद्री जोंक है। जैसे आपने पढ़ा अभी हिरुडेनेरिया, हिरुडेनेरिया जो है मवेशियों में चिपकने वाली बाह्य परजीवी है, ये समुद्री जीवों के ऊपर अपने को मिलेगी, और शरीर की सतह से आप दोनों में अंतर कर सकते हैं। जो हिरुडेनेरिया थी उसकी सतह बिल्कुल चिकनी थी, उसके ऊपर वलय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर सतह जो है वो थोड़ी सी ग्रेन्युलर है, दानेदार है, वाल्टी जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं, छोटे छोटे फुंसी टाइप इसके ऊपर हैं। ये इस प्रकार से। तो पोंटोपडेला दैट इज़ अ मेराइन लीच, मेराइन लीच है। और जैसा हमने कहा कि ये लगभग 10 सेंटीमीटर के करीब तक हो जाती है, तो सबसे बड़ी समुद्री जोंक इसे कहा जाता है। पुनः वही लक्षण है, 2 चूषक होंगे, अग्र चूषक भोजन ग्रहण करने चिपकने के लिए, पश्च चूषक जो है वह गमन आदि में सहायक होगा। इसकी त्वचा जो है वो ग्रंथिल प्रकार की रहेगी। देखिए ये 2 मछलियों पर चिपकी हुई जोंक आप देख रहे हैं, ये स्केट्स के ऊपर यहाँ चिपकी हुई है, ये दूसरे जो है पश्च फिन्स पर चिपकी हुई है। फिर हमें जो स्लाइड स्टडी करनी है वह जोंक के अन्नपुट, क्रॉप ऑफ द लीच, क्रॉप रीजन से, यानी यहाँ से हमने इसको टीएस काटा और इसे माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। तो ये जो बीच का भाग है ये तो आपको ये दिखाई दे रहा है जो मेन इंटेस्टाइन है, और साइड में ये जो 2 उभार हैं जिसे हम सीका या डाइवर्टिकुला कह देते हैं वो इस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से 3 ये पाए जाना ही जो है उसके क्रॉप की विशेषता है, जिसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो यह चित्र जो आप फाइल में बनाएंगे और जो कमेंट्स आपको इसके बारे में लिखने हैं, तो ये एक स्लाइड भी आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट स्लाइड जो आप स्टडी करेंगे वह है ट्रोकोफोर लार्वा, जो पॉलीकीट के सदस्य होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। ओलिगोकीटा और हिरुडेनिया में लार्वा नहीं होता, उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट था, प्रत्यक्ष परिवर्धन था। यह लट्टू के आकार का लार्वा है, जिसमें सर्पिल वलय में सीलिया या पक्षमाभ लगे हुए रहते हैं। यह मुक्त रूप से तैरता है, जैसे बीच में आप देख रहे हैं आहारनाल है, यह भी शिकारी प्रवृत्ति का होगा। इसके अंदर जो आहारनाल है वह इस प्रकार से 7 के आकार की उपस्थित रहती है। तो ट्रोकोफोर लार्वा बिल्कुल छोटा, सूक्ष्म, अल्प पारदर्शी, मुक्त रूप से तैरने वाला लार्वा है, जो विशेष रूप से समुद्री एनेलिड्स पॉलीकीटा के अंदर पाया जाता है। ऐसा ही लार्वा हम मोलस्का संघ में भी पढ़ते हैं। सीलिया की सहायता से लट्टू के समान घूमता हुआ गति करता है, शिकार पकड़ता है। लास्टली हमारे पास एक स्पेसिमेन जो इसके साथ रखा हुआ है वो पेरिपेटस। इसके वर्गीकरण की स्थिति ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। कुछ वैज्ञानिक इसे आर्की एनेलिडा संघ के साथ जोड़ते हैं,
कुछ वैज्ञानिक इसको एक अलग संघ में रखते हैं ऑनकीफोरा के अंदर, और कुछ वैज्ञानिक इसे फाइलम आर्थ्रोपोडा के साथ आदिम जो आर्थ्रोपोड्स हैं उसमें रखते हैं। इसे वेलवेट वर्म भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, बहुत सुंदर स्पीशीज़ होती है ये भी, और जंगलों में विशेष रूप से जो अमेज़न जंगल है या विषुवतीय जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ मिलते हैं। इसके सतह पर छोटे छोटे जो पैर आपको दिख रहे हैं ये संधि युक्त होते हैं, यानी आर्थ्रोपोडा के समान लक्षण है, और पूरे शरीर पर वलयाकार संरचना है जो कि एनेलिडा समान है। तो इसका विशिष्ट लक्षण जो सर्वोपरि है वो ये कि पेरिपेटस इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। यह एनेलिडा संघ तथा आर्थ्रोपोडा संघ के मध्य योजक कड़ी के रूप में माना जाता है, उनकी कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, उसे कहा जाता है। एंड दीज आर द कमेंट्स एज वेल एज डायग्राम दैट यू हैव टू ड्रॉ इन योर फाइल। इस फाइल को आपको कंप्लीट करना है और ये उसके साथ ही जोड़ें। तो इस प्रकार से आज हमने जो स्टडी किया एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर जो आपको थ्योरी पार्ट में स्टडी करने हैं, और उसके आधार पर फिर हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे जिसके अंदर हमने स्पेसिमेंस पढ़े, निरीज, हेट्रोनिरीज, हिरोडिनेरिया, एफ्रोडाइट, एरेनिकोला, और कुछ स्लाइड्स जो हमने ली। निरीज के पैरापोडिया हमने स्टडी किए, ट्रोकोफोर लार्वा, लीच का क्रॉप रीजन। तो इन सब का आपको फाइल वर्क भी कंप्लीट करना है। और जो मैंने यहाँ पर एक चित्र जोड़ा है ये जाइंट ट्यूब वर्म्स है। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता चलूँ कि यह ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ समुद्री तल से गर्म पानी निकलता है, जिसे अपन कहते हैं थर्मल गीजर्स। तो डीप सी थर्मल गीजर्स के समीप ये जीव मिलते हैं। ये जाइंट ट्यूब वर्म्स हैं जो इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण भी हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत विशिष्ट लक्षण है कि इतने हाई टेम्परेचर पर भी यह सर्वाइव कर रहे हैं, जो पॉलीकीटा के सदस्य हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।